वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का एक और चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ना क्यों है? क्योंकि फाइनेंस का मतलब होता है पैसा और मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। तो पैसे को मैनेज करना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले मीनिंग जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों दो चीजों से रिलेटेड है। पहला है पैसा हम कहां से लाएंगे, यानी पैसा हम कहां से एक्वायर करेंगे, यानी कि एक्वायर कहां से करेंगे, एंड आने के बाद उसको बांटेंगे कहाँ, यानी कि उसको कहाँ खर्च करेंगे। ये दो डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेसमैन को, जिससे फाइनेंशियल ढंग से मैनेज होता है, जिससे फाइनेंस ढंग से मैनेज होता है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न कंसर्न मतलब रिलेटेड होता है किससे, विद एफिशिएंट ढंग से लेना क्या, एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड, यानी ढंग से एक्वायर करना और फंड को एलोकेट करना। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग फंड, यानी कि फंड को लेना एंड यूज देम इन द बेस्ट वे। इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील होता है वो किसका डील करता है? फ्लो ऑफ मनी, की मनी कहां से आएगी और कहां को जाएगी। ये सारा चैप्टर हमें कहां पढ़ने को मिलेगा? ये सारी चीजें हमें कहां सीखने को मिलेंगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है जी क्वेश्चन? रोल। अब सर इसको याद कैसे करेंगे, देखते हैं। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार आता है। देखो जी, आप सबने बैलेंस शीट तो पढ़ी होगी। एक लायबिलिटी साइड होती है, एक अमाउंट, एक एसेट्स और एक अमाउंट। एसेट साइड में होता है फिक्स एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म में लायबिलिटी साइड में लिखा होता है लोन। लोन दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल। रोल मतलब क्यों जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है रोल इसका। सबसे पहले आपको याद करने का तरीका है, देखो जी एसेट साइड देखो। एसेट साइड में आपको दो चीज दिख रही होंगी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटिस करो यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, और दोनों के आगे एक लाइन लिखी हुई है, डिटरमाइन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, डिटरमाइन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। अब ये तो वो याद करना। अब मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करना है कि हमें अपना कितना पैसा फिक्स एसेट्स में लगाना है, कितना पैसा। क्योंकि अगर हमने सारा पैसा फिक्स एसेट में लगा दिया तो काम करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? डन। तो दूसरा है हमें करंट एसेट में कितना पैसा रखना है। तो ये सारा डिसीजन हम कहां पर लेंगे, कहां पर, कौन से चैप्टर में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए पहला पॉइंट है। अब सर हेडिंग तो याद हो गई, बट अंदर क्या लिखना है? अंदर के लिए पहले सुन लीजिए। आपको जितने भी हेडिंग है सब में एक चीज लिखनी है। पहले आप लिखना अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज डिटरमाइंड। अगर आप इसके अंदर लिखना भूल जाए तो ये लाइन यूज कीजिएगा, आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। जैसे इधर देखिए, सबसे आप क्या लिखोगे? सबसे पहले हेडिंग अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या लिखोगे जी? अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद यहां से पॉइंट स्टार्ट कीजिएगा, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज डिटरमाइंड। ठीक है जी, डन। आगे क्या है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। इसमें भी आप वही लिखेंगे, अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट इज डिटरमाइंड। अगला आया तीसरा पॉइंट। अब हमारा एसेट तो कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। अब सबसे पहले हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए और कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। तो आप यहां पर भी वही लाइन लिख सकते हो, अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड इज डिटरमाइंड। लेकिन पहले अंदर पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है एक्चुअल में। कंपनी को दोनों टाइम्स के लिए पैसा चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यूज करेगी तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और अगर कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यूज करेगी तो क्या होगा? उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ये लाइन याद ना हो तो मेरी वाली लाइन आप याद कर सकते हैं। डन। आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात होगी। अगर हमने पैसा लॉन्ग टर्म से लिया
तो लॉन्ग टर्म भी कौन सा, आपको पता है लॉन्ग टर्म बहुत सारे होते हैं, कौन से होते हैं देखो दोस्तों, लॉन्ग में आगे एक तो इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा डिबेंचर और चौथा बैंक का लोन। अगर आप इन चारों से पैसा ले रहे हो तो ये कौन से हो गए, लॉन्ग टर्म हो गए। कौन से हो गए जी, लॉन्ग टर्म हो गए। ठीक है जी, तो अगर आप इनसे ले रहे हो तो कौन सा वाला लोगे, इक्विटी से लोगे, प्रेफरेंस से लोगे, डिबेंचर से लोगे या लॉन्ग टर्म लोन से लोगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला लास्ट आ गया, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो अकाउंट है इसमें कौन कौन से आइटम्स का प्रभाव में उससे पड़ेगा। तो चलते हैं, जैसे एग्जांपल है, हमने डिबेंचर चूज कर लिया, किसको चूज कर लिया, डिबेंचर। तो आपको पता होगा डिबेंचर का क्या जाता है, हर साल ब्याज, और ब्याज हमारे कहाँ जाता है, खर्चे में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, क्या होगा जी, कम होगा। क्या होगा जी, कम होगा। तो हमें यहाँ पर सोच समझ के करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें लिखा था डिटरमाइन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिटरमाइन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। दूसरा है कौन सा लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग लेंगे तो कौन सा लेंगे, एंड लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। डन, 5 पॉइंट है और ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, ये चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ रहा है, ये चैप्टर आपको पता है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, मैं आपको जरा डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले आपको पता है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है दोस्तों शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ना। क्या है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे को ढंग से मैनेज करना क्यों सीखना है, ताकि क्या बढ़े, शेयर होल्डर की वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी, जब उसका जो उसने शेयर खरीदा है उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए। मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा, मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा दोस्तों, जब कंपनी सही तरीके से फाइनेंस को लेकर डिसीजन ले। अगर उसने, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनी में पैसा लगा है वो किसका लगा हुआ, शेयर होल्डर का, और कंपनी ने अगर पैसे को ढंग से मैनेज नहीं किया तो कंपनी के शेयर के दाम गिर जाएंगे, और अगर शेयर के दाम गिर गए तो शेयर होल्डर का पैसा डूब जाएगा और हम ढंग से कंपनी नहीं चला पाएंगे। तो हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्या करना है जी, हमें उसका मार्केट प्राइस शेयर्स का बढ़ाना है। ठीक है जी, मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा जी, कब बढ़ेगा, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से होगा। डन, आगे चलते हैं। ऑल अदर ग्रुप्स लाइक सप्लायर, एम्प्लॉयर, लेंडर, क्रेडिटर, अदर क्लेमेंट आल्सो सेफ एंड सेटिस्फाइड बिकॉज शेयर होल्डर आल्सो, आप सबको पता होगा शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो सबसे लास्ट में मिलता है, यानी डिबेंचर को ब्याज देने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो लास्ट में पैसा बचता है उसको डिविडेंड दिया जाता है, किसको, इक्विटी होल्डर को। यानी कि अगर अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है इसका मतलब है सारे लोग पहले से ऑलरेडी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हमने ये जान लिया कि शेयर होल्डर को अगर पैसा मिल रहा है तो बाकी सारे अदर ग्रुप्स वो भी सेटिस्फाई होंगे। तो इफ द शेयर होल्डर आर हैप्पी इट शो द कंपनी इज डूइंग वेल एंड एवरीवन एल्स इज आल्सो गेनिंग। अगर शेयर होल्डर हैप्पी है तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा कर रही है, क्योंकि क्योंकि शेयर होल्डर का ऐसे मिलता है, लास्ट में मिलता है। ठीक है जी, सो बातों की एक बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ना। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी, मार्केट प्राइस बढ़ना। मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा, जब कंपनी ढंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी। आगे आया, हमारे 3 डिसीजन होते हैं, कितने जी, 3 डिसीजन। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टिंग डिसीजन, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, एफडी, आईडी, डीडी। कौन सा जी, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, ध्यान सुनना, कि हम कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर हमने सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो बिजनेसमैन डूब जाएगा, और बिजनेसमैन डूब गया तो शेयर होल्डर का पैसा डूब जाएगा, शेयर होल्डर का पैसा डूब गया तो कंपनी डूब जाएगी। इसलिए हमें ढंग से पैसा इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या, डिसाइड करना, डिसाइड करना इन विच एसेट द फंड ऑफ द बिजनेस शुड बी इन्वेस्टेड। ये डिसाइड करना कि कौन से फंड में जो कौन सा एसेट्स है जिसमें बिजनेस के पैसे को इन्वेस्ट करना, ताकि मैक्सिमम रिटर्न वहां से लिया जा सके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है शॉर्ट टर्म। आप कहोगे लॉन्ग टर्म क्या होता है, अगर हम
डिसीजन ले रहे हैं फिक्स एसेट से रिलेटेड, कौन सा फिक्स एसेट, जैसे बिल्डिंग मशीन प्लांट, तो ये हमारे कौन से डिसीजन हो गए, लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, क्योंकि ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत मोटा पैसा लगा होता है। जरा सा डिसीजन गलत, कंपनी डूब सकती है। कंपनी डूबी तो शेयर होल्डर डूबे, और शेयर होल्डर डूबे तो कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। अब जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए, ये बातें करते हैं हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ये तीनों डिसीजन में से एक डिसीजन हमेशा बोर्ड में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आप इन्वेस्ट करने से पहले सोचोगे। सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए आप कंपनी दो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाली है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। यहां पर जो पैसा लगेगा, कैश का आउटफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो मतलब कितना कैश जाएगा इस प्रोजेक्ट में, 50 लाख, और इसमें कितना जाएगा, 60 लाख। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से जो कैश इनफ्लो आएगा, इनफ्लो मतलब पैसा जो आएगा, वो आएगा 80 लाख, और जो इससे आएगा वो आएगा 1 करोड़। तो आप मुझे बताइए कौन से प्रोजेक्ट में फायदा है। अगर हम नोटिस करें, 50 जाएगा और 80 आएगा, यानी कि कितने का फायदा, 30 का। यहाँ 60 जाएगा और 1 करोड़ आएगा, यानी कितने का फायदा, 40। तो आप बताइए हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, यहाँ पर। यानी कि जिसका कैश फ्लो अच्छा हो उस प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए। तो पढ़ते हैं, हर इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है एंड कैश इनफ्लो होता है। पैसा आना भी होता है, पैसा जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे, बोथ शुड बी केयरफुली एस्टिमेटेड बिफोर इन्वेस्टिंग। दोनों को हम केयरफुली ध्यान से देखेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। अगला है दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, हम सिर्फ कैश नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे उन प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है, उनसे रिटर्न क्या आने वाला है। जिस प्रोजेक्ट से भी हायर रिटर्न आएगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे। अगला है रिस्क। क्या है जी, रिस्क। अगर मान लीजिए दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों में रिटर्न सेम है, लेकिन क्या है, रिस्क ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाले प्रोजेक्ट में रिटर्न 10% ही है, इस वाले प्रोजेक्ट में रिस्क रिटर्न कितना है, 10%, लेकिन यहाँ रिस्क है 50% और यहाँ रिस्क है 60%। तो हम पता है कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे, 50%। यानी कि अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों में सेम रिटर्न है लेकिन रिस्क एक में कम एक में ज्यादा है, तो जो कम वाला रिस्क होगा और कम रिस्क वाला प्रोजेक्ट होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। आप सबको पता है बहुत तरह के और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सुनिए जी जरा ध्यान से। मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है जी, ये गाड़ी कौन सी है, अर्टिगा। अब ये गाड़ी अर्टिगा है और ये गाड़ी है टाटा सुमो। ठीक है जी, अर्टिगा मैंने गाड़ी ली, ये मुझे पड़ी 12 लाख की और ये मुझे पड़ी 14 लाख की। अब इस अर्टिगा का फायदा क्या है, ये मुझे पहले साल 4 लाख देगी, दूसरे साल 6 लाख देगी, तीसरे साल 2 लाख देगी। ये वाली मुझे 5 लाख देगी, ये वाली मुझे फिर 5 लाख देगी ये दूसरे साल, तीसरी वाली 3 लाख देगी तीसरे साल, चौथे साल हमें 3 लाख रुपए मिलेगी। अगर नोटिस करो, पहली गाड़ी से अर्टिगा से मेरी जो कॉस्ट रिकवर होगी वो होगी 3 साल में, और जो यहाँ रिकवर होगी यानी 14 लाख मुझे कम मिल जाएंगे, ये मुझे मिलेंगे 3 साल मोर। तो आपके हिसाब से मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन से, और ये जो मैंने निकाला है 3 साल, इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। यानी आपकी जो गाड़ी है आपको कॉस्ट कितने साल में रिकवर करके दे देगी, कॉस्ट मतलब जितने की मैंने गाड़ी खरीदी है। तो पहली गाड़ी 3 साल में और दूसरी गाड़ी 3 साल से ज्यादा में, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसका पे बैक पीरियड कम होता है। तो ये क्या होते हैं, ये और भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं, याद रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा डिसीजन आया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है, भाई देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है, जो हमें
फिक्स असेट पे पैसे लगाने होते हैं, जैसे मशीन पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे। तो यहाँ तो हमने डिसीजन की बात कर ली कि हमें 4 चीज देखनी है। लेकिन अगर हमें दूसरी कैपिटल होती है वर्किंग, जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम अपने धंधे में सामान खरीद के आते हैं, जो बेचना है हमें, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब ध्यान सुनिएगा, ये डिसीजन भी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इस डिसीजन को गलत किया, जैसे मान लीजिए आपको एक दुकान के अंदर 5 लाख रुपए थे सामान भरने के लिए, अगर वो सारे के सारे पैसे आपने सामान भरने में लगा दिए, तो आपके पास गल्ले में कुछ नहीं रह जाएगा। तो अगर कोई घर डे टू डे एक्सपेंसेस किसी लेबर को देने, किसी को देने, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। यानी ना सारा पैसा स्टॉक खरीदने में लगा देना है, ना सारा पैसा गल्ले में रखने में लगा देना है। यानी हमें क्या करना है, बैलेंस रखना है। इफ वर्किंग कैपिटल इज मोर देन रिक्वायर, अगर आपने वर्किंग कैपिटल को ज्यादा से रख लिया, तो लिक्विडिटी विल इंक्रीज, आपका लिक्विडिटी तो बढ़ जाएगी, आपके पास पैसा तो रहेगा, बट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने वर्किंग कैपिटल जरूरत से कम रखी, तो लिक्विडिटी विल रिड्यूस, आप जो है डे टू डे एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाओ। अगला डिसीजन आया दोस्तों, फाइनेंसिंग डिसीजन। पहले हमने पढ़ी इन्वेस्टिंग, और दूसरा पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन कौन सा होता है, ध्यान से बात करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि हम पैसा कहां से लें। अब आप कहोगे सर पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था वो जो पैसा लिया है उसको कहां लगाएं, लेकिन इसमें हम पैसा कहां से लें। और पैसा लेने के बहुत सारे सोर्स हैं, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा रिटेन अर्निंग, चौथा डिवेंचर, चौथा लॉन्ग टर्म लोन। क्योंकि इन सारे लेने से हमारी क्या लगती है, कॉस्ट। तो हम वही प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी। तो अब हम बात करते हैं कौन से प्रोजेक्ट को चूज करना है। जब भी आप प्रोजेक्ट चूज करोगे तो कौन कौन सी बातें आपको सोचनी है, वो यहाँ पर डिसाइड करनी है। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। सबसे पहले कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास 4-5 तरीके हैं लोन लेने के। पहला है इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस, तीसरा है डिबेंचर, और चौथा है लोन। ये जो इक्विटी प्रेफरेंस होते हैं, ये होते हैं ओनर कैपिटल, और ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं बोरोड कैपिटल। कौन से होते हैं जी, बोरो कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, ये ओनर कैपिटल और ये बोरोड कैपिटल, ठीक है जी। अब समस्या ये है, ये मालिक है और ये बाहर वाले हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन को पढ़ने से पहले, यानी कि जब भी आप पैसा लेने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी बात आनी चाहिए, तो चलते हैं। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन होती क्या, पहले जानते हैं। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी रहती है, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी रहती है, कैश फ्लो अच्छी रहती है का मतलब, अगर मेरे बिजनेस में पैसा आना जाना लगा रहता है, मतलब आता रहता है, तो मुझे चूज करना चाहिए, मेरे पास 2 ऑप्शन है, ओनर कैपिटल और दूसरा है बोरोड कैपिटल। आप बताइए कौन सा चूज करना चाहिए। अगर मेरी कंपनी की स्टॉक कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब पैसा रहता है, तो मुझे चूज करना चाहिए बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुझे उनको पता है जिनसे मैंने उधार लिया है, मुझे क्या देना पड़ेगा उन्हें हर साल, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कब दे पाओगे, जब आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग होगी। और अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, नॉट स्ट्रांग, तो कौन सा चूज करना है, ओनर। क्योंकि ओनर कौन होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, जो कि कंपनी से कभी भी ब्याज नहीं मांगते, हमेशा क्या मानते हैं, डिविडेंड। और कंपनी नहीं भी देगी तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी है कैश फ्लो, तो बोरोड, और नहीं है तो ओनर। ठीक है जी, ये पढ़ लिया। आगे चलते हैं, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ध्यान सुनिए। अगर मेरे पास ऑलरेडी, अगर मेरे पास ऑलरेडी ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स है, जैसे कि रेंट, मैंने पहले ही ऐसा लोन ले रखा है जिस पर ब्याज जा रहा है, तो मुझे पास, अगर मेरे पास ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, तो मुझे लोन लेना चाहिए किससे, ऑनर से या बोरो से। किससे लेना चाहिए, ऑनर से, ताकि हमारे ऊपर ब्याज का और खतरा ना मंडराए। डन, पढ़ते हैं जरा। इफ अ कंपनी ऑलरेडी हैज अ हाई फिक्स कॉस्ट, कंपनी का ऑलरेडी ज्यादा बड़ी कॉस्ट हो, देन मोर डेब्ट शुड नॉट बी टेकन बिकॉज इट ऐड टू फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो कंपनी को और डिबेंचर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगी, कंपनी की और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ऐड हो जाएगी। और अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, तो डेब्ट यूज करना चाहिए। यानी कि हाई कॉस्ट है तो इक्विटी यानी कि ओनर, और लो है तो बोरोड।
ठीक है जी, आगे चलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? पैसे लेने की कॉस्ट। जिससे भी पैसा लेंगे, इक्विटी से लो, प्रेफरेंस से लो, तो भाई कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो याद रखिएगा, जिससे भी हम पैसा लेंगे, अगर उसकी जिसकी भी कॉस्ट कम होगी हम उससे पैसा लेंगे। नॉर्मली इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है किसके मुकाबले? डेप्ट के मुकाबले। तो अगर डेप्ट की कॉस्ट कम होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे, इक्विटी की कॉस्ट कम होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे। आगे चलते हैं, कंट्रोल। क्या जी? कंट्रोल। अगर कंपनी अपना कंट्रोल रिटेन रखना चाहती है, मतलब और किसी का कंट्रोल नहीं चाहती, तो वो लोगी बोरोड। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कंपनी इक्विटी शेयर बेच के पैसा लेती है, तो वो जो इक्विटी शेयर वाले हैं वो भी मालिक बन जाते हैं, तो और लोगों का कंट्रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर चाहती है कंपनी की मेरा ही कंट्रोल रहे, तो वो किससे पैसा लेगी? डिबेंचर वालों से। और अगर रिटेन को कंट्रोल को वेव करना चाहती है, वेव मतलब छोड़ना चाहती है, तो वो किससे पैसा लेगी? किससे? ओनर से। ठीक है जी। इफ अ प्रोमोटर वांट टू रिटेन कंट्रोल दे प्रेफर डेब्ट। अगर वो कंट्रोल रखना नहीं चाहते तो इक्विटी। अगला पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट रिएक्शन। कैपिटल में स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है बुलिश और एक होता है बेयरिश। अभी क्या होते हैं? बुलिश वो समय होता है जब हर शेयर के दाम बढ़ रहे होते हैं, यानी कि शेयर प्राइस इंक्रीज, किसी भी शेयर में पैसा लगा तो शेयर प्राइस बढ़ रहे होते हैं। और बेयरिश वो टाइम होता है जब सब शेयर के दाम गिर रहे होते हैं। तो जब हर शेयर के दाम बढ़ रहे हो तो कंपनी को कौन सा चूज करना चाहिए? ऑनर कैपिटल। और अगर हर चीज के दाम गिर रहे हो तो कौन सा लेना चाहिए? बोरोड कैपिटल। डन। आगे है रिस्क फैक्टर। देखो जी ध्यान से सुनिएगा, मोर डेप्ट मोर रिस्क। डिबेंचर से ज्यादा पैसे लोगे तो रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप बाई चांस आपकी कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं रही, तो आपको इंटरेस्ट तो हर हालत में देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको रिस्क भी फैक्टर कंसीडर करना ही है, क्योंकि इंटरेस्ट और पेमेंट डिबेंचर की कंपलसरी होती है, आप हर हालत में देना ही पड़ेगा, चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। ठीक है जी। लास्ट है कॉस्ट। कौन सा जी? कॉस्ट। अगर तीनों में से एक, ऑनर में से और बोरोड में से जिसकी भी कॉस्ट कम होगी, हम उस कॉस्ट को, उसको फाइनेंस को कंसीडर करेंगे। अगला डिसीजन है सर डिविडेंड, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, तो कृपया करके इतना पढ़ के आइएगा। तो मिलते हैं